हेलो। आज आज अपन देखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पे। जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर जितने भी माल न्यूट्रिशन के जितने भी जो भी केस टाइप वगैरह तो सब आते हैं। जैसे अपन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बात करें सेम की, तो वो भी एक तरह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का सब टाइप है। प्रोटीन एनर्जी माल तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें बहुत सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन इंक्लूड होती है। वो किस वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी प्लस कैलोरीज बोथ की डेफिशिएंसी भी हो सकता है, और किसी इंडिविजुअल की डेफिशिएंसी से भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और मोस्ट कॉमनली कौन सी एज को अफेक्ट करता है कि चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर एज। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मोस्टली कॉमनली कौन सी एज को अफेक्ट करता है कि 5 साल से छोटा बच्चा हो तो उनको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है। और अपन बात करें कि डेवलपिंग कंट्रीज है उनको मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होते हैं वहाँ के बच्चे कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। इसको अपन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म ऑफ माइल न्यूट्रिशन। फिर अपन देखें एपिडेमियोलॉजी ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसमें जो अपन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग डाटा देखे तो उसमें अंडरवेट है कि लेस देन 5 ईयर में अंडरवेट 32.1% प्रेजेंट है, और स्टंटिंग है वो 35% में प्रेजेंट है, और वेस्टिंग है वो 19% केसेज में प्रेजेंट है, और क्वासी और कोरोमेरेस्मस इन लेस देन 5 ईयर एज ग्रुप में जो प्रेजेंट है वो लेस देन 1% केस में प्रेजेंट है। अपन बात करें जैसे स्टंटिंग किसको मेजर करने के लिए, स्टंटिंग क्या होती है, हाइट अपॉन एज। ये किसको मेजर करती है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को। वेस्टिंग होती है क्या होती है, वेट अपॉन हाइट। ये किसको मेजर करने के लिए काम आती है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। अंडर वेट होता है वो क्या होता है, इसकी कैसे मेजर करते हैं, वेट डिवाइड बाई एज। और इसको किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, एक्यूट ऑन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। और क्वासी और कोमेरेस्मस ये भी एक तरह से सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के सब टाइप है। फिर अपन बात करें कि एस्टिमेट है अंडरलाइंग कोज इन 30% ऑफ अंडर 5 डेथ। अंडर 5 एज की जो भी ग्रुप जो भी बच्चे होते हैं डेथ होती है, उन 30% रेस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की वजह से 30% केस में जो डेथ होती है 30% रेस्पॉन्सिबल कौन है, माल न्यूट्रिशन है आउट ऑफ 100 अंडर 5 साल से छोटे बच्चों की बात करें तो। फिर अपन देखें कॉमन कौन सी ग्रुप में होते हैं कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज होती है, उनमें मोस्ट कॉमन होता है माल न्यूट्रिशन का। और माल न्यूट्रिशन की वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के अंडर 5 चिल्ड्रन के होने के चांसेस है और इंक्रीज हो जाते हैं। एसोसिएटेड विद द पुअर्टी, फूड इनसिक्योरिटी, इन्फेक्शन, पुअर वीनिंग प्रैक्टिस एंड मैटरनल माल न्यूट्रिशन। के माल न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर जिस पुअर्टी की वजह से हो सकता है, पुअर्टी की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है मदर और प्लस बेबी दोनों को, तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन होने के चांस हो जाते हैं। फूड इनसिक्योरिटी, फूड प्रॉपर सिक्योर नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन है, मल्टीपल इन्फेक्शन, डायरिया हो गया, मिजल्स हो गया या न्यूमोनिया हो गया, इस वजह से रिपीटेड इन्फेक्शन या सीवियर इन्फेक्शन की वजह से माल न्यूट्रिशन होने के चांस है। पुअर वीनिंग प्रैक्टिस मीन्स द, जैसे अपन बात करें कि पुअर वीनिंग प्रैक्टिस जैसे ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं शुरू के इनिशियल 6 मंथ में अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। यदि आप उस टाइम 6 मंथ की बजाय उसको लेस कर देते हो, मंथ में 4th मंथ दे दिया, 3 मंथ आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को डिक्रीज कर दिया, उसके साथ आपने 3 मंथ का बच्चा होते ही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऐड कर दी, तो उस टाइम बच्चे के माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। या जैसे अपन बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए और 6 to 24 मंथ तक मतलब 2 ईयर्स तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। उस कंडीशन में यदि ब्रेस्ट फीडिंग में 18 मंथ या 1 साल पे बंद कर देते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। यदि मैटरनल माल न्यूट्रिशन है तो बच्चा जो जन्म डिलीवर होगा वो लो बर्थ वेट बेबी होगा, उनमें भी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इन इंडिया स्टिल ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिस्पाइट ए ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्कीम, मिड डे मील स्कीम, जिसका भी नाम चेंज हो गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हो गया, और पोषण अभियान के कई तरह से जो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम है उसके बावजूद भी इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन है उसके परसेंटेज हाई है। फिर अपन बात करें कि माल न्यूट्रिशन के कोज क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल। अर्लियर कॉन्सेप्ट ये कहता था कि प्रोटीन गैप, के प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन गैप की वजह से माल न्यूट्रिशन होता है। अभी जैसे करंट कॉन्सेप्ट ये कहता है फूड गैप मीन्स द इनएडुकेट इंटेक्ट ऑफ द बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, कि क्वांटिटी है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है बच्चों को, और क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी बिल्कुल लो है, इस वजह से फूड गैप क्रिएट होता है और माल न्यूट्रिशन होने के रिस्क इंक्रीज होता है। Exacerbated by the infection like diarrhea, respiratory infection like pneumonia, measles, intestinal worms, ये इन्फेक्टिव कंडीशन इसकी वजह से भी
माल न्यूट्रिशन के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अदर कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर है जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है? पुअर एनवायरनमेंट, एनी सैनिटेशन, इसकी वजह से इन्फेक्शन, जो पॉपुलेशन है अंडर 5 ईयर वो वनरेबल हो जाएगी इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन से माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। लार्ज फैमिली साइज है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? नेग्लेक्ट वाली कंडीशन हो सकती है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, बच्चे को प्रॉपर केयर नहीं हो रही, उस कंडीशन में इसमें कल्चरल, सोशल कई फैक्टर की वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला। पुअर मेंटेनल हेल्थ एंड लो बर्थ वेट के बच्चा कोई पैदा हुआ जिसका बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg है, तो उस टाइम में बच्चा को अंडर 5 साल तक की उम्र तक उस बच्चे को माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। पुअर मेंटेनल हेल्थ है कि यदि मदर खुद को माल न्यूट्रिशन है तो बच्चे को भी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फेलियर है, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फॉल्टी वीनिंग प्रैक्टिसेस, कि आप ब्रेस्ट फीडिंग है प्रॉपर जितनी फ्रीक्वेंसी से देनी चाहिए उतनी नहीं दे रहे हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ के लिए देनी चाहिए वो फॉलो नहीं कर रहे हो। फॉल्टी वीनिंग प्रैक्टिस है, जैसे आपको 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, 2 साल तक बच्चे को दोनों कंटिन्यू रखना चाहिए। यदि आप वीनिंग प्रैक्टिस मतलब प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में भी चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। फिर हम बात करें टाइप ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का टाइप क्या है, तो उसके टाइप मेरेस्मस हो सकता है, क्वासियोरकर हो सकता है, मेरेस्मिक क्वासियोरकर मतलब दोनों प्रेजेंट हो साथ में, और अंडरवेट, वेट फॉर एज लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सबके बारे में बात करें, मेरेस्मस हो सकता है मोस्ट कॉमनली क्यों किसकी डेफिशिएंसी होता है? ड्यू टू द सीवियर कैलोरिक डेफिशिएंसी। सीवियर कैलोरिक डेफिशिएंसी होता है, इसमें प्रोटीन में भी नॉर्मल या में भी डेफिशिएंट दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर मेनली जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो कैलोरी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं मेरेस्मस में? सीवियर वेस्टिंग प्रेजेंट होगी, बच्चे का ओल्ड मैन फेस की तरफ, बच्चे का फेस ओल्ड मैन की तरफ जाए, क्योंकि बच्चे का बिल्कुल कैलोरी की कमी है तो बच्चे के रिंकल्ड वगैरह फेस की तरफ जाएंगे, तो बोनी एरिया है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो ओल्ड एज की तरह एक तरफ फेस दिखेगा, तो ओल्ड मैन फेस हो गया। इसमें एडिमा नहीं प्रेजेंट होता है। प्लस वोराशियस एपेटाइट, इसमें एपेटाइट होती है, प्रेजेंट होती है, बच्चे को जब भी खाने को मिलता है ऊपर खाता है पर उसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती इसकी। अब बात करें क्वासियोरकर, सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है? जो क्वासियोरकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? जो अपना इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में आ जाता है, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में आ जाता है, जिसकी वजह से उसको एडिमा वगैरह, इस केस में एडिमा वगैरह प्रेजेंट होता है। इसमें एडुकेट कैलोरी फ्रॉम द कार्ब, इसमें कैलोरी कंजप्शन होता है वो एडुकेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट टाइप फूड है वो ज़्यादा कंजप्शन होता है, प्रोटीन जो जिस फूड से प्रोटीन मिलता है वो कंजप्शन लो होता है, इस वजह से जो कैलोरी है वो प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम हो जाती है, पर प्रोटीन की कमी रह जाती है। इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? एडिमा प्रेजेंट होता है, मून फेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि पूरे फेस पे एडिमा हो जाएगा तो मून फेस दिखेगा, अपन आगे डायग्राम भी देखेंगे कैसा दिखता है। फिर फ्लेकी पेंट्स डर्मेटाइटिस, इसमें डर्मेटाइटिस प्रेजेंट होता है, वो भी अपन देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। फिर स्पेयर्स हेयर, एपैथी, और फ्लैग साइन इन हेयर, हेयर के अंदर वाइट ब्लेड बैंड दिखेंगे अपन को हेयर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं अपन फ्लैग साइन, वो भी देखेंगे। और एपैथी, बिल्कुल बच्चा लेथार्जिक और एपैथी होगा, बिल्कुल एक्टिव नहीं होगा। फिर अपन मैरेस्मिक क्वासियोरकर की बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द वेस्टिंग प्लस इडिमा दोनों प्रेजेंट होगा, वेस्टिंग क्यों? मेरेस्मस की वजह से, और इडिमा क्वासियोरकर की वजह से। फिर अंडरवेट की बात करें, वेट फॉर एज लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जैसे अपनी बात की थी 0 to -2 स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल ग्रोथ होती है, -2 लेस देन -2 to 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उस कंडीशन में मॉडरेट माल न्यूट्रिशन होगा, और लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है उस कंडीशन को अपन एक्यूट माल न्यूट्रिशन कंडीशन बोलते हैं। फिर अपन बात करें कि माल न्यूट्रिशन है, इसको असेसमेंट कैसे करें? माल न्यूट्रिशन को कैसे कोई बच्चा आया माल न्यूट्रिशन का, उसको असेसमेंट करना चाहिए। अपन बाहर से देख के क्लिनिकल साइन के बेसिस पे कर सकते हैं, पर अपन और कौन से मेजर करके अपन उसको टूल्स कौन से होते हैं जिसको अपन असेस कर सके उसका? तो एंथ्रोपोमेट्रिक टूल्स है, जिसमें अपन वेट, हाइट और एज मेजर करते हैं, उस बेसिस पे अपन वेट फॉर एज की बेसिस वेट फॉर एज करते हैं तो अपन अंडरवेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वेट फॉर हाइट से अपन वेस्टिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको अपन किस वेस्टिंग से किसको मेजर कर सकते हैं? एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। हाइट फॉर एज से अपन किसको मेजर कर सकते हैं? स्टैंडिंग, इसी बेसिस पे अपन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का पता लगा सकते हैं। मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस यदि अपन कैलकुलेट करते हैं, यदि इसमें 3 ग्रेडिंग होती है कि मोर देन 12.5 सेंटीमीटर हो सकता है, और 11.5 to 12.5 सेंटीमीटर हो सकता है, और लेस देन 11.5 सेंटीमीटर हो सकता है। यदि मोर देन
12.5 सेंटीमीटर उस कंडीशन को नॉर्मल है, और 11.5 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर तो उस कंडीशन को अपन मॉडरेट माल न्यूट्रिशन बोलेंगे, और लेस देन 11.5 सेंटीमीटर उस कंडीशन को अपन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहेंगे। फिर अपन ग्रोथ चार्ट भी यूज कर सकते हैं उस बेसिस पे अंडर 5 जितने भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें अपन ग्रोथ चार्ट के बेसिस पे माल न्यूट्रिशन को मेजर कर सकते हैं। और ये ग्रोथ चार्ट दो तरह के WHO के बेसिस पे एक होता है, एक ICDS होता है जो मोस्ट इंडिया में यूज करते हैं, वो ICDS ग्रोथ चार्ट यूज किया जाता है। फिर क्लिनिकल साइन के बेसिस पे करें कि इडीमा प्रेजेंट है, हेयर या स्किन चेंजेस प्रेजेंट है, उस बेसिस पे भी अपन माल न्यूट्रिशन का मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर बायोकेमिकल टेस्ट जैसे सीरम एल्ब्यूमिन करेंगे, मेरेस्मेस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है उस समय सीरम एल्ब्यूमिन टोटल प्रोटीन की बेसिस पे होता है, और माल न्यूट्रिशन कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट होता है उनमें से इम्बैलेंस होता है, वो भी अपन चेक कर सकते हैं, तो उससे अपन को आइडिया लग सकता है, असेसमेंट कर सकते हैं अपन माल न्यूट्रिशन का। फिर अपन बात करें मेरेस्मस का। मेरेस्मस इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की सीवियर फॉर्म है जिसमें डेफिशिएंसी किसकी होती है, मेनली कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है, एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, यूजुअली इन चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर के 5 साल से छोटे बच्चों में ये प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमनली जो अपन 5 साल से छोटे बच्चों में भी बात करें कि इनिशियल 5 साल है, उसमें से भी मोस्ट कॉमन एज ग्रुप कौन सा है, तो लेस देन 1 ईयर है, वो मेरेस्मस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, वो लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप को करता है, पर 5 साल के छोटे बच्चों तक को सबको कर सकता है, पर मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो लेस देन 1 ईयर है। एक क्रोनिक स्टार्वेशन कंडीशन है जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। मेन फैक्टर होता है जिसकी डेफिशिएंसी होती है, एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, जैसे मोर मार्क कैलोरी डेफिशिएंट देन द प्रोटीन डेफिशिएंट, जिसमें इसमें मोर जिसकी मैक्सिमम डेफिशिएंसी है, मोर मार्क डेफिशिएंसी वो अपने कैलोरी की या एनर्जी की डेफिशिएंसी। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं बच्चे के यहाँ पे अपन ओल्ड एज फेस ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैट वगैरह है सब क्यूटेनियस फैट लॉस हो गया है, और रिंकल आ गए, यहाँ पे बोनी प्रोमिनेंट दिख रही है, इसलिए ओल्ड रिब प्रोमिनेंट हो गए हैं, सब क्यूटेनियस फैट लॉस हो गया, इससे बोनी अपर आर्म वगैरह की बोन वगैरह साफ दिख रही है। फिर अपन बात करें इसकी एपिडेमियोलॉजी की। कॉमन इन द डेवलपिंग कंट्री, अपन पहले भी देख चुके हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कॉमन कौन सी है, जो डेवलपिंग कंट्री में मोस्ट कॉमन है, स्पेशली इन द पुअर्टी, फेमाइन और नेग्लेक्टेड और क्रॉनिक इलनेस के। पुअर्टी की कंडीशन हो सकती है, फेमाइन मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, के फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो अपने माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस हो जाएंगे। नेग्लेक्ट मीन्स आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी है पर आप प्रॉपर बच्चे को कंज्यूम नहीं दे पा रहे हो, यदि इनको इन्फेक्शन है उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर हेल्थ केयर, इन्फेक्शन है आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं ले जा पा रहे हो, उस कंडीशन में बच्चे को इन्फेक्शन की वजह से माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस हो जाएगा। या बच्चे को प्रॉपर जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्लस ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रॉपर जो भी चाहिए वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, जो ब्रेस्ट फीडिंग वीनिंग प्रैक्टिस है वो भी फॉल्टी है, इस वजह से भी चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। क्रॉनिक इलनेस, डायरिया, न्यूमोनिया, मीजल्स, इस इन्फेक्शन की वजह से भी कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है उसको तो चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फिर अपन बात करें पीक एज, जैसे अपन ने देखा कि मेरेस्मस जो लेस देन 5 साल के बच्चे किसी भी हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन एज कौन सी, पीक एज कौन सी है, इन्फेंट लेस देन 1 ईयर, व्हेन द ब्रेस्ट मिल्क इज स्टॉपेड टू अर्ली एंड नॉट रिप्लेस एडिक्वेटली। कि आपने क्या किया, ब्रेस्ट मिल्क को मतलब जैसे 6 महीना जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक आपने 4th मंथ करवाई, या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग है वो 1 साल से पहले छुड़वा दी, उस कंडीशन में और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अपने स्टार्ट नहीं की, तो उस कंडीशन में मेरेस्मस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। हाई रिस्क ऑर्फेन होते हैं, उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, विनिंग प्रैक्टिस, फॉल्टी विनिंग प्रैक्टिस या रिकरेंट इलनेस इन चिल्ड्रन। अब देखा कि इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ कैलोरी की वजह से, अर्ली सीजेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, पुअर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इस वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन से हो सकता है, टीबी, HIV या डायरिया, कोई भी इन्फेक्शन हो, पुअर्टी, फेमाइन या फूड इनसिक्योरिटी की वजह से चांसेस इंक्रीज होते हैं। इग्नोरेंस अबाउट द विनिंग प्रैक्टिस को आप इग्नोर करते हो, प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते हो, उस कंडीशन में भी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस इंक्रीज है। जहाँ पे क्लिनिकल फीचर की बात करें, जनरल अपीयरेंस सीवियर वेस्टिंग, यहाँ साफ दिख रहा है सीवियर वेस्टिंग के बच्चे के पास सब क्यूटेनियस फैट बिल्कुल ही नहीं है, लॉस हो गया है, बोनी प्रोमिनेंट ड्रिप सामने दिख रही है, हड्डियाँ सामने दिख रही है, जो फेस के जो बोनी प्रोमिनेंट वो सामने दिख रहे, तो स्किन एंड बोन लुक के स्किन और बोन दिख रहे पर अंदर सबक्यूटेनियस फैट बिल्कुल नहीं, तो सीवियर वेस्टिंग प्रेजेंट है। वेट है वो लेस देन 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज, के अपन नॉर्मल वेट फॉर एज एक्सपेक्टेड होना चाहिए, वो उसका 60% से भी लेस है प्रेजेंट, इस बच्चे का वेट है वो। WHO के क्लासिफिकेशन, सबक्यूटेनियस फैट है मार्कली रिड्यूस्ड और एब्सेंट, इस कंडीशन में बिल्कुल एब्सेंट ही दिख रहा है कि सबक्यूटेनियस फैट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाथ पतले पतले और फैटलेस दिख रहे हैं।
फिर अपन मसल मास की बात करें, सीवियर वेस्टिंग होगा, बटॉक्स, थाई, आर्म्स, जो भी जहाँ भी मान ली मस्कुलर मसल ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जैसे बटॉक्स पे, थाई, आर्म्स पे, इन कंडीशन में भी वहाँ भी सीवियर वेस्टिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ मस्कुलर पार्ट होते हैं बॉडी के। यहाँ भी देखो, अभी जैसे इसके अपने आर्म की बात करें तो बिल्कुल मसल वेस्टिंग हो रखी है। फिर फेस की बात करें, ओल्ड मैन फेसिस दिखता है, संकन आई, रिंकल्ड स्किन एंड बोनी एरिया है वो प्रोमिनेंट है। तो जो इसके बाद जो फेस दिखता है वो ओल्ड मैन फेसिस की तरह दिखता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। फिर अपन बात करें, स्किन है वो थिन, ड्राई, रिंकल्ड है, हैंगिंग इन लूज फोल्ड। तो इसकी स्किन है, आप देख सकते हैं अपन, लूज हो रखी है, फोल्डेड, लूज फोल्ड हो रखी है, ड्राई और रिंकल्ड है। हेयर की बात करें तो स्पेयर, थिन, इजीली प्लेंकेबल, मे बी नॉर्मल, इसमें कलर होता है नॉर्मल होता है, पर स्पेयर्स हो जाते हैं, थिन और इजीली प्लेंकेबल होते हैं कि इजीली टूट सकते हैं वो हेयर। फिर अपन एडिमा की बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है। की डिफरेंस फ्रॉम द क्वासिओरको, कि इनमें सबसे मोस्ट कॉमन डिफरेंस है दोनों में, बीमार ये क्वासिओरको मेरिस्मस में, कि एडिमा ही है। फिर बिहेवियर की बात करें तो इसमें इरिटेबल बट ऑफन अलर्ट एंड हंग्री, कि बच्चा इरिटेबल होगा पर अलर्ट एंड हंग्री होगा। और इसकी वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से एसोसिएटेड साइन कौन कौन से प्रेजेंट हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स के ऊपर हो सकता है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे में, एनीमिया हो सकता है, विटामिन, मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, कि विटामिन की बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने के इनमें चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, ऑफन विदाउट फीवर या विथ फीवर भी। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसे लो पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक की डेफिशिएंसी, इन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, मल्टीपल टाइप के विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, यदि बच्चे को प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसको मोर्टेलिटी भी हाई रिस्क हो सकती है। फिर अपन डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो अपने बात की, जो भी टूल यूज करते हैं न्यूट्रिशन असेसमेंट के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए, जैसे वेट फॉर एज, जेड इसको लेस देन 3 है तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो गया, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस हो गई लेस देन 11.5, और वेट, हाइट, एज सब अपन यूज कर सकते हैं। फिर क्लिनिकल क्या है, सीवियर वेस्टिंग और एब्सेंट ऑफ द एडिमा, यदि ये कंडीशन है तो मेरेस्मस हो जाएगा। बायोकेमिकल में क्या, मेस ऑफ द एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अपन इसमें देखते हैं। फिर अपन अब जैसे ट्रीटमेंट की बात करें, जो मेरेस्मस क्वासियोरकोर या मेरेस्मिक क्वासियोरकोर, इनका सबका अपन एक साथ देखेंगे, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट कॉमन होता है, जो एनआरसी में होता है, इनका नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में। फिर अपन बात करें क्वासियोरकोर इज द सीवियर फॉर्म द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये मेरेस्मस से भी ज़्यादा सीवियर फॉर्म है। इन क्यों होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, मेनली इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो क्वासियोरकोर में प्रोटीन की होती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ द एडिक्वेट और नियर एडिक्वेट कैलोरी इंटेक, मेनली फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन प्रॉपर होता है, इसलिए उसको एनर्जी प्रॉपर मिलती है, और कैलोरी एडिक्वेट एंड नियर द एडिक्वेट लेवल कैलोरी का प्रेजेंट होता है, पर प्रोटीन की इसमें मार्क डेफिशिएंसी होती है। और कौन सी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, जैसे अपने मेरेस्मस की बात की, वो लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है, बट 5 साल के बच्चों में किसी में भी हो सकता है। और इसकी बात करें तो ये कौन से बच्चों को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है, 1 से 3 साल के बच्चों को मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है, पर अप टू 5 ईयर तक किसी भी बच्चे को क्वासियोरकोर हो सकता है। आफ्टर मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर द विनिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क टू स्टार्ची प्रोटीन पुअर डाइट, कि अपन क्या होता है, 2 साल के बच्चे को अपने ब्रेस्ट विनिंग करवा दी, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवा दी, उसके बाद उसके बच्चे को प्रोटीन डाइट नहीं मिला, सिर्फ स्टार्ची और प्रोटीन पुअर डाइट मिला, जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, इसमें प्रोटीन बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इंट्रासेल्युलर इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है फ्लूइड है, वो एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट पाता है, जैसे एडिमा वगैरह के साइन, एडिमा वगैरह सब जो है प्रेजेंट होते हैं इस बच्चे में। फिर हम बात करें इसके कोजेस क्या हो सकते हैं, इटियोलॉजी क्या है, डाइट प्रीडोमिनेटली कार्बोहाइड्रेट रिच बट प्रोटीन पुअर, इसको अपन विनिंग डिजीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग विनिंग के बाद ये डिजीज होता है, इस वजह से इसको अपन विनिंग डिजीज भी बोलते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्ली उसको कंज्यूम करा जाता है बच्चे पर, प्रोटीन कंजप्शन पुअर होता है। प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग विद द लेट इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन फूड, जैसे अब इसमें क्या हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग को तो आपने प्रोलॉन्ग कर दिया, जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक करना चाहिए, इसमें 9 मंथ या 12 मंथ तक कर दिया आपने, और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 12 मंथ के बाद ऐड की, तो उस कंडीशन में मेरे की क्वासियोरकोर होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को प्रॉपर जो भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन फूड है वो प्रॉपर उसको ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर जो भी जितने भी चाहिए ग्रोथ के लिए, वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं मिल सकते, उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर अदर कोज क्या, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, मलेरिया, मीजल्स, टीबी, एचआईवी, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जो लो या मिडिल, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें जिंक, फोलेट, विटामिन ए, सेलेनियम वगैरह
मैग्नीशियम वगैरह। तो इस सबसे जैसे इसमें अपन बात करें क्वासी ऑर्कोर के क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। जैसे ग्रोथ फेलियर की बात करें तो उसमें वेट होता है वो लेस देन 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट होना है, उसका लेस देन 60% है। जैसे अपन मेरिस्मस में बात की तो वहाँ भी वेट है वो लेस देन 60% था जो अपन एक्सपेक्टेड होना चाहिए उसका, और यहाँ पे क्वासी ऑर्कोर में भी लेस देन 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट। इडिमा की बात करें तो बाइलेटरल पिटिंग इडिमा की अपन ने जब बात की थी कि न्यूट्रिशनल एडिमा, न्यूट्रिशनल की वजह से जो भी इडिमा होता है वो हमेशा बाइलेटरल और पिटिंग इडिमा होता है, क्योंकि इसमें कभी यूनिलेटरल और नॉन पिटिंग नहीं होता, इसमें हमेशा बाइलेटरल पिटिंग इडिमा होता है। न्यूट्रिशन कौन से भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से माल न्यूट्रिशन हो जाए, एडिमा हो जाए, तो उसको अपन बाइलेटरल पिटिंग टाइप होता है। और ये क्वासी ऑर्कोर में फेस, फिट, लेग्स, जनरलाइज इन सीवियर केस बॉडी के किसी भी पार्ट पे प्रेजेंट हो सकता है। फेस है वो मून फेस टाइप दिखता है, पफी ड्यू टू द एडिमा, एडिमा की वजह से पफीनेस हो जाती है, फेस में पफी टाइप दिखता है और मून फेस होता है। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि पूरे फेस पे एडिमा हो सकता है और फेस है वो मून टाइप दिख रहा है। स्किन चेंजेस की बात करें तो डार्क हाइपरपिगमेंटेड पैचेस डेट पील ऑफ, फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस प्लस हाइपोपिगमेंटेड एरिया भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैकी पेट्स, यहाँ पे डर्मेटोसिस हो रखा बच्चे को, इसको बोलते हैं अपन फ्लैकी पेट्स डर्मेटोसिस में हाइपरपिगमेंटेड और हाइपोपिगमेंटेड एरिया भी दिख रहा है यहाँ पे। फिर अपन हेयर चेंजेस की बात करें तो स्पेस, थिन, ड्राई एंड रेडिश ब्राउन कलर प्लस फ्लैग साइन प्रेजेंट होता है इसमें। इसमें अपन को ये तीन ध्यान रखना है कि इसमें मून फेस दिखता है, प्लस फ्लेकी डर्मेटोसिस दिखता है और फ्लैग साइन दिखता है। फ्लैग साइन मीन्स द कि अल्टरनेटिंग पिगमेंटिंग एंड डीपिगमेंटिंग बैंडेज के यहाँ पे देखो ये पिगमेंटेड है, ये डीपिगमेंटेड है, ये डिगमेंटेड पिगमेंटेड है, ये डीपिगमेंटेड है। तो ये अल्टरनेटिव इनके बैंड दिखते हैं पिगमेंटेशन और नॉन पिगमेंटेशन को, इसको अपन बोलते हैं फ्लैग साइन। सब क्यूटेनियस फैट की बात करें तो प्रिजर्व्ड ड्यू टू द इडिमा मास्क इन द वेस्टिंग, जो उसमें वेस्टिंग वगैरह है तो उसको इडिमा की वजह से अपन को सब क्यूटेनियस फैट जो लॉस हुआ वो नहीं दिखता है। फिर लीवर है, इसमें मोस्ट कॉमनली लीवर अफेक्टेड होता है, तो इनलार्ज और फैटी इन्फिल्ट्रेशन हिपेटोमेगाली में भी प्रेजेंट। फिर इसमें मेंटल चेंजेस दिखते हैं कि बच्चा उसमें जैसे उसमें बात करें इरिटेबल, पर मेरेस्मस में बात करें इरिटेबल था पर अलर्ट टाइम उसको भूख बराबर लग रही थी। इसमें बात करें अपैथी, इरिटेबिलिटी और लॉस ऑफ इंटरेस्ट बच्चा दिखेगा। और एपेटाइट है उसमें, इसमें देखिए एपेटाइट ओपन पुअर, एपेटाइट बिल्कुल बच्चे को एपेटाइट है वो बिल्कुल पुअर रहेगी, उसको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। और अदर साइन क्या है इसकी वजह से डायरिया, एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन इंक्रीज हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन वही अपन जैसे इनमें मेरिस्मस, क्वासी सब में कॉमन है, इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया हो सकता है बच्चे को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिंक का, मैग्नीशियम का, कॉपर का, ये सब का, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है, प्लस डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। ये एज ग्रुप जैसे 1 to 3 ईयर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। इस टाइम पे यदि बच्चे को माल न्यूट्रिशन तो बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल ही डिले हो जाएगी, इस वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो भी डिले हो जाएंगे। फिर अपन बात करें मेरिस्मिक क्वासियोरकोर, क्योंकि यदि दोनों साथ में प्रेजेंट हो, मेरिस्मस भी हो बच्चे को, क्वासियोरकोर भी हो, कि मींस द मिक्स फॉर्म ऑफ द सीवियर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अपन सीवियरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म कौन सी होती है, मेरिस्मिक क्वासियोरकोर कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म होती है। उसके बाद में क्वासियोरकोर सीवियर फॉर्म होती है। तो इन तीनों में कंपेरिजन में सबसे लेस सीवियर होता है वो होता है मेरिस्मिक माल न्यूट्रिशन, सबसे कम सीवियर होता है। इसमें both with the feature of the both merismus and kwashiorkor coexist in the same child. Child has the severe wasting due to the merismus plus edema due to the kwashiorkor. It is usually represent the most severe stage of the malnutrition. के most severe stage of the malnutrition है वो मेरिस्मिक क्वासियोरकोर, यदि दोनों कॉम्बिनेशन में। फिर हम इटियोलॉजी की बात करें मेरिस्मिक क्वासियोरकोर के, तो इसमें कैलोरिक डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से मेरिस्मस हुआ, प्लस सुपर एडेड प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी कि उसको पहले तो कैलोरिक डेफिशिएंसी थी और बाद में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, वो ऐड होगी तो उसको क्वासियोरकोर हो गया। तो दोनों बीमारी साथ में प्रेजेंट है। तो और क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग इनएडिक्वेट फीडिंग के जो वो एनर्जी और प्रोटीन की दोनों की फीडिंग है प्रॉपर नहीं हो रही है, इनएडिक्वेट है, तो बच्चे को दोनों की डेफिशिएंसी से डिजीज हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से होता है रिकरेंट क्रोनिक इन्फेक्शन, टीबी, एचआईवी, डायरिया वगैरह से। और पुअर्टी हो गया, फेमाइन हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, इस कंडीशन में बच्चे को ये माल न्यूट्रिशन हो सकता है। फिर अपन इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसके क्लिनिकल फीचर मेरिस्मस में वाले भी फीचर प्रेजेंट होंगे, प्लस क्वासियोरकोर के फीचर प्रेजेंट होंगे। सीवियर वेस्टिंग प्रेजेंट होगी, जैसे इमेशिएटेड बॉडी होगी, लॉस ऑफ द फैट एंड मसल प्रेजेंट हो गया, और लेस देन 60% ऑफ द वेट होगा, लेस देन 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट के लेस देन 60% होगा। इडिमा है, बाइलेटरल पीडियल इडिमा, फेशियल इडिमा लाइक क्वासियोरकोर की लाइक प्रेजेंट होगा। ग्रोथ फेलियर है, वेट फॉर हाइट है, वेस्टिंग की बात करें अपन तो लेस देन 3
standard deviation according to WHO। फेस है मे बी एपी swollen from the edema but body wasted। क्या जो भी फेस है वो क्वासी ऑर्कोर की वजह से इडिमेटस हो सकता है, बट बॉडी है वो पूरी मेरिस्मस भी साथ में प्रेजेंट है, तो पूरी बॉडी वेस्टेड होगी, वेस्टिंग प्रेजेंट होगी। स्किन और हेयर चेंज की बात करें तो अपन ने देखा था कि स्किन चेंजेस कौन से मिलते हैं क्वासी ऑर्कोर में, तो प्लेग पेंट डर्मेटोसिस मिल सकता है। हेयर चेंजेस कौन से मिलते हैं, प्लेग साइन प्रेजेंट होता है जिसमें पिगमेंटेड डीपिगमेंटेड के बेंड अल्टरनेटिव मिलते हैं अपन को। लीवर है इसमें फैटी लीवर प्रेजेंट होगा। बिहेवियर इरिटेबल एपैथिक प्लस एनोरेक्सी, किसी में इसमें उसको जो भी एपेटाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी, एपैथिक और इरिटेबल होगा। इन्फेक्शन फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होने का चांस होगा और इम्यूनिटी वो डाउन होगी बच्चे की। अदर साइन में जैसे बात करें एनीमिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, डायरिया और डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होगी। इसका दोनों के जो साइन है वो मिक्स करके अपन बात करें तो मेरिस्मेटिक क्वासियोरकोर के साइन अपन को मिल जाते हैं। इसमें भी कॉम्प्लिकेशन बात करें तो हाई रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी देन द प्योर मेरिस्मस क्वासियोरकोर। क्यों, बिकॉज ऑफ द मेरिस्मस क्वासियोरकोर इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सबसे सीवियर डिजीज की बात करें तीनों में से मेरिस्मस, इंडिविजुअल क्वासियोरकोर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द मेरिस्मिक क्वासियोरकोर। तो सबसे ज्यादा सीवियर डिजीज कौन सा है, मेरिस्मिक क्वासियोरकोर का कॉम्बिनेशन है, मोस्ट फेटल और मोस्ट सीवियर फॉर्म है। सीवियर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है कि उसको सेप्सिस, न्यूमोनिया, डायरिया होने के चांसेस इंक्रीज, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोकैलेमिया वगैरह जिंक सब भी डेफिशिएंसी हो सकती है, और एनीमिया सीवियर टाइप का होने का चांस। फिर अपन देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जितने भी अपन टाइप देखे मेरिस्मस, क्वासियोरकोर, मेरिस्मिक क्वासियोरकोर, तो सबसे पहले ये सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन है, तो इनको एनआरसी में एडमिट किया जाता है। एनआरसी मीन द न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो एनआरसी में जब एडमिट किया जाता है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन थेरेपेटिक फीडिंग। जो थेरेपेटिक फीडिंग होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन फेज होती है, सेकेंड फेज ट्रांजिशन फेज होती है, और थर्ड फेज होती है वो रिहेबिलिटेशन फेज बोलते हैं उसको। इनिशियल होती है स्टेबलाइजेशन फेज, जिसमें स्टेबलाइज किया जाता है बच्चे को, जो माल न्यूट्रिशन होता है जिसको, उसको स्टेबलाइज किया जाता है। उसको जो भी मेडिकल कंडीशन होती है, इलनेस होती है, उसको ट्रीट किया जाता है, जैसे हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको करेक्ट किया जाता है। इन्फेक्शन है उसको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक देके उसको कम किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, विटामिन ए, जिंक, फोलेट वगैरह की डेफिशिएंसी है, मल्टीविटामिन, उनको सबको माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं और उसको ट्रीट किया जाता है। तो और सेकेंड फेज होती है जिसमें ट्रांजिशन फेज होती है, जिसमें क्या है, कैचअप ग्रोथ होती है, और इसमें जो अपने जो स्टेबलाइजेशन फेज होती है उसमें अपन फीडिंग देते हैं, F75 देते हैं, और इसमें इंक्रीज करके अपन ट्रांजिशन फेज में उसको इंक्रीज करके F100 कर देते हैं, जिसमें कैचअप ग्रोथ होती है, और उसमें अपन जो भी अपने जैसे इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई करते हैं, इसमें सोडियम को अवॉइड करते हैं। पर जैसे यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो इनिशियल फेज होती है उसमें अपन आयरन को अवॉइड करते हैं, स्टेबलाइजेशन फेज में आयरन को अवॉइड करते हैं, पर ट्रांजिशन फेज में और लास्ट में रिहेबिलिटेशन फेज में अपन आयरन प्रोवाइड करते हैं बच्चे को। और फिर लास्ट होती है रिहेबिलिटेशन फेज, जब बच्चे की जो फीडिंग जो एपेटाइट है वो मोर देन 90% जब वो गेन कर लेता है, तो उस कंडीशन में अपन ट्रांजिशन फेज से रिहेबिलिटेशन फेज में आते हैं। वहाँ पे बच्चे कैचअप ग्रोथ प्लस न्यूट्रिशन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है वहाँ पे। तो 10 स्टेप होते हैं, तो इन 3 फेज में जो ओवरऑल स्टेप है इसको 10 स्टेप में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू WHO, कि सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करते हैं, जिसमें अपन 10% ग्लूकोज या ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करते हैं, और फिर हाइपोथर्मिया को ट्रीट किया जाता है, कीप द वार्म, कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग, अवॉइडिंग द एक्सपोजर टू द कोल्ड वगैरह, तो ये सब हाइपोथर्मिया को ट्रीट किया जाता है। फिर डिहाइड्रेशन के लिए रिओस्मोल या लो सोडियम ORS प्रिपेयर किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट में बात करें तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सबको करेक्ट किया जाता है, पर सोडियम को अवॉइड किया जाता है, अवॉइड द एक्सेस सोडियम। जो हर किसी फेज में जब भी अपन सोडियम देते हैं, ORS प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें सोडियम को अपन को कंट्रोल सोडियम प्रोवाइड करना चाहिए। इन्फेक्शन में अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एम्पेरिकल देते हैं, एम्पेरिकली तो उसे ट्रीट करते हैं। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन ए, जिंक, फोलेट, मल्टीविटामिन, और आयरन है तो आयरन को अपन को स्टेबलाइजेशन फेज में नहीं देना है, बाकी ट्रांजिशन और रिहेबिलिटेशन फेज में अपन दे सकते हैं। फिर फीडिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में अपन F75 से स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन फेज। फिर अपन जैसे ये ट्रांजिशन फेज और रिहेबिलिटेशन फेज आता है, उसमें अपन कैचअप ग्रोथ के लिए F75 से अपन शिफ्ट हो जाते हैं F100 पे।
फिर कैचअप ग्रोथ होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज कैलोरीज और प्रोटीन कि कैचअप ग्रोथ का मीन्स क्या है, अपन कैलोरीज और प्रोटीन को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। जैसे इनिशियल फेज में F75 यूज करते हैं जिसमें लो कैलोरी वगैरह होता है, जैसे फिर अपन शिफ्ट हो जाते हैं F100 पे, तो उसमें हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट होती है। स्टिमुलेशन थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं, प्ले थेरेपी हो गया, इमोशनल केयर हो गया, साइको सोशल थेरेपी टाइप हो गया, तो ये बच्चे को पॉजिटिव हेल्थ के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है इसकी। फिर फॉलोअप होता है कंटिन्यू न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन कि अपन फॉलोअप एनआरसी में भी दे सकते हैं, एनआरसी में भी इसका फॉलोअप हो सकता है कि वहाँ पे एडमिट है तो फॉलोअप लेते रहते हैं, या फिर होम बेस्ड फॉलोअप हो सकता है। होम बेस्ड फॉलोअप में क्या होता है, वहाँ पे अपन उनको काउंसलिंग करते हैं हाइजीन सैनिटेशन के लिए, और प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से डेंस फूड इसको प्रोवाइड करना है फॉलोअप के टाइम पे। और फॉलोअप एक वीकली 1 टाइम एक मंथ के लिए होता है कि वीकली आपको फॉलोअप करना है, तो 4 विजिट होती है कि एक महीने में 4 वीक होते हैं, हर वीक में आपको विजिट करना है, तो टोटल 4 विजिट होती है फॉलोअप के लिए। फिर अपन बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कि अपन माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें अपन किसी को भी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शरी लेवल पे प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे भी कभी क्वेश्चन आए प्रिवेंशन को, तो अपन को ऐसे सोचना है कि अपन प्राइमरी लेवल, सेकेंड लेवल, टर्शरी लेवल और प्राइमोडियल लेवल, तो अपन के एक तरह से जो अपन प्रिवेंशन है वो अपन बेटर तरीके से कर पाते हैं और सोच पाते हैं इसके बारे में। जैसे अपन बात करें यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन करना है कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करनी है, कब तक बच्चे को कंटिन्यू रखनी है, उस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में एनर्जी, कैलोरी प्लस प्रोटीन दोनों सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो। प्रमोशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग कि अपन को ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोशन करना है कि 2 बच्चों के बीच में मिनिमम 2 साल का गैप, 3 साल का गैप बहुत प्रेजेंट होना जरूरी, क्योंकि बच्चे को जो बच्चा पैदा होता है उसको एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक दी जाती है, फिर 1 साल का गैप दिया जाता है, फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आप प्लान कर सकते हो। उसमें अपन क्या है, प्रमोशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं कि इनिशियल 6 मंथ तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, 6 मंथ टू 2 ईयर तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ कंटिन्यू रखनी है। फिर लो कॉस्ट विनिंग फूड है, वो आपको उसके बारे में उनको प्रमोट करना है कि कौन सा फूड है जो बच्चे को प्रॉपर लो कॉस्ट में भी हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे। फैमिली प्लानिंग है, इंप्रूव मैटरनल न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है कि मैरिज होने के मतलब पहले बच्चे के बीच में गैप 2 साल का होना चाहिए, 2 बच्चों के बीच में गैप 3 साल का मिनिमम होना चाहिए, ताकि प्रॉपर मैटरनल मदर को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, मदर को भी रिकवरी हो अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, प्लस इंप्रूव द मैटरनल न्यूट्रिशन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है कि अपन बैलेंस डाइट विद द प्रोटीन एनर्जी रिच फूड के अपने यूज करें, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, पल्सेज हो गया, ये यूज करें बैलेंस डाइट में, उसको एनर्जी भी प्रॉपर मिलेगी और प्रोटीन भी प्रॉपर मिलेगा। इम्यूनाइजेशन अपन को बच्चे को जो जितना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है यूनिवर्सल UIP के अकॉर्डिंग जितना भी जो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है उसको प्रॉपर होना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज है उसको अपन प्रिवेंट कर सके बच्चे में। फिर फूड फोर्टिफिकेशन, आयरन फूड फोर्टिफिकेशन आ गया, ठीक है, प्लस अभी विटामिन ए फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह से बहुत सारे फूड फोर्टिफिकेशन होते हैं, तो उसमें अपन फूड फोर्टिफिकेशन के बेस आयोडीन फूड सॉल्ट फूड फोर्टिफिकेशन, तो बेसिस पे अपन उनमें जो भी न्यूट्रिशन उसकी डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यदि बच्चे को माल न्यूट्रिशन है तो उसका डायग्नोसिस अर्ली हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, कि ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस हो, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, डायरिया को इन्फेक्टिव डिजीज का अर्ली ट्रीटमेंट हो, तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर NRC होता है फॉर द, यदि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है तो उसको बच्चे को तुरंत NRC शिफ्ट कर देना चाहिए, वहाँ पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। फिर अपन बात करें, जैसे मैंने एक कॉमन टेबल बना रखी है जिसमें तीनों डिजीज है, मेरिस्मस, क्वाशियोर्कर और मेरिस्मिक क्वाशियोर्कर, तीनों को एक साथ कंपेयर करें ताकि इजीली अपने को याद करके इजीली रिमाइंडर कर सके। जैसे बेसिक डेफिशिएंसी बात करके मेरिस्मस टोटल कैलोरी की डेफिशिएंसी से होता है, क्वाशियोर्कर मोस्ट कॉमनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है विद एडिक्वेट और नियर एडिक्वेट कैलोरी, मेनली कार्ब्स की वजह से इसको कैलोरी मिलती है, इसीलिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, मार्क डेफिशिएंसी होती है, मेजर डेफिशिएंसी इसकी होती है। प्लस इस कॉम्बिनेशन की बात करें मेरिस्मिक क्वाशियोर्कर, इसमें कंबाइंड कैलोरी प्लस प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी होती है। एज ग्रुप मोस्ट कॉमनली इसमें लेस देन 1 ईयर मोस्ट कॉमन इफेक्ट होता है, मतलब इनफैक्ट इसमें मोस्ट कॉमनली होते हैं 1 to 3 ईयर के बच्चे इसमें अफेक्टेड होते हैं क्वाशियोर्कर में, इसको अपन बोलते हैं पोस्ट विनिंग या विनिंग डिजीज भी बोल सकते हैं। और इसमें एनी एज इन अंडर 5 ऑफन टोडलर कि कोई भी बच्चा 5 साल का बच्चा से छोटा, 5 साल से छोटा बच्चा कोई भी अफेक्ट हो सकता है। ऑनसेट है, इसमें ग्रेजुअल क्रॉनिक होता है, इसमें रिलेटिवली रैपिड होता है, इसमें सीवियर प्रोग्रेसिव होता है। वेस्टिंग की बात करें मसल एंड फैट, इसमें सीवियर वेस्टिंग
वेस्टिंग होती है, स्किन एंड बोन दिखती है, स्किन एक तरफ लूज हो जाती है और बोन सामने अपन को प्रोमिनेंट हो जाती है, यूजुअली मार्क बाय इडिमा, फैट में भी प्रिजर्व्ड, कि इसमें फैट प्रिजर्व होता है और इडिमा की वजह से वेस्टिंग इसमें मास्क हो जाती है, छिप जाती है और इसमें सीवियर वेस्टिंग प्लस इडिमा दोनों प्रेजेंट होते हैं। फिर इडिमा इसमें एब्सेंट होता है मेरिस्मस में, इसमें दोनों इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें प्रेजेंट विद द वेस्टिंग। वेट फॉर एज है, इसमें लेस देन 60% है, इसमें भी लेस देन 60% है और इसमें भी लेस देन 60% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट, इसमें सीवियर फॉर्म प्रेजेंट होती है। फेस की बात करें, इसमें ओल्ड मैन फेसिस दिखता है क्योंकि बोन प्रोमिनेंट बोनी एरिया प्रोमिनेंट हो जाता है, प्लस रिंकल्ड प्रेजेंट होते हैं, आई होती है संकन हो जाती है, इस वजह से ओल्ड मैन फेसिस दिखता है। इसमें मून फेसिस दिखती है ड्यू टू इडिमा, पफीनेस दिखता है और इसमें मिक्स्ड के वेस्टिन प्लस इडिमेटस फूड दोनों मिक्स फॉर्म दिखती है। हेयर चेंजेस के बाद इसमें स्पेयर थिन में भी नॉर्मल कलर, इसमें अपन हेयर में फ्लैग साइन दिखता है कि इसमें डिसपिगमेंटेशन प्लस हाइपोपिगमेंटेशन दिखता है हेयर पे, तो उसको अपन फ्लैग साइन बोलते हैं और इजीली प्लंकेबल, उसमें सेम एज द क्वासियोर इसमें भी फ्लैग साइन दिखता है। फिर स्किन चेंजेस के बाद इसमें ड्राई रिंकल्ड और लूज फोल्डेड स्किन हो जाती है, इसमें फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस दिखता है, इसमें भी फ्लेकी पेंट डर्मेटोसिस दिखता है। फिर लीवर की बात करें तो मेरिस्मस में लीवर के फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन और हिपेटोमेगली हो सकता है और इसमें भी फैटी लीवर हो सकता है मेरिस्मिक क्वासियोरकोर में। एपेटाइट की बात करें, इसमें गुड होती है, चाइल्ड हंग्री होता है पर वो उसको प्रॉपर जैसे होता है, कभी बोलते हैं ना बच्चे को कुछ खाना लग नहीं रहा है, तो उस वैसी कंडीशन हो जाती है कि बच्चे को अपन प्रॉपर कि हंग्री हो रहा है पर प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाई प्रॉपर। इसमें पुअर होती है, चाइल्ड रिफ्यूज टू फीड और इसमें भी पुअर होती है। फिर मेंटल स्टेटस की बात करें तो इसमें अलर्ट, इरिटेबल बट रेस्पॉन्सिव होता है, इसमें एपैथी, लेथार्जी, लेस इंटरेस्टेड इन द सराउंडिंग, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, बिल्कुल एकदम साइलेंट सा बच्चा हो जाता है, बिल्कुल एपैथी, लेथार्जी, कोई एक्टिवनेस नहीं, उसमें भी इरिटेबल प्लस एपैथिक हो जाता है। मोर्टेलिटी की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन सीवियर फॉर्म कौन सी है, मेरिस्मिक क्वासियोरकोर, तो इसमें मोर्टेलिटी हाईएस्ट होती है और प्रोग्नोसिस फर्स्ट होता है। फिर क्वासियोरकोर की बात करें तो ये इसमें मोर्टेलिटी हायर होती है कंपेयर टू द मेरिस्मस बट लेस विद द मेरिस्मिक क्वासियोरकोर से लेस होती है बट मेरिस्मस से हायर होती है। और अपन मेरिस्मस की बात करें हाई बट लोअर देन द क्वासियोरकोर, ये मोस्ट इन तीनों के कंपैरिजन की बात करें तो इसमें ये सबसे लिस्ट सीवियर फॉर्म है और ये मॉडरेट सीवियर फॉर्म है और ये सबसे हाईएस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।